वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफ अनूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम तफसील से बात करेंगे ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे। एक तरफ तो हुकूमत जो है उसके जितने मसाइल तो चल ही रहे हैं, बट ऑब्वियसली इस वक्त साफ नज़र आ रहा है कि जो बिजली के बिलों का मसला है वो परहैप्स हैज़ बिकम अ प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट। इसी हवाले से आज हमें ये भी इत्तला दी गई कि जो पावर मिनिस्टर हैं अवैस लगारी साहब, वो कहीं यंग लोगों को लेके उनको समझाते रहे हैं कि पावर सेक्टर में क्या मसाइल हैं और क्या नहीं, और लोड शेडिंग करते हैं तो उससे कितना एकदम जो लोड है या जो पेमेंट्स करनी होती हैं उस पर कितना फ़र्क पड़ता है। इसके साथ साथ पिछले दिनों में ही पहले वज़ीर आज़म साहब ने एक तकरीर के दौरान ये फरमाया कि वो कुछ दिनों में ही लोगों को बहुत अच्छी न्यूज़ देंगे बिजली के बिलों के हवाले से। ये तकरीर उन्होंने कर दी, ये वादा कर दिया। लोग अभी पूछ ही रहे थे एक दूसरे से कि ये क्या हुकूमत ने कोई नया प्लान बनाया है, तो जो ऐलान आया वो हुकूमत पंजाब की तरफ से आया। नवाज़ शरीफ साहब और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 महीनों के जो बिल हैं पंजाब में रहने वालों के, उनमें रिलीफ दिया जा रहा है। अब उसके बाद जो वज़ीर आज़म साहब ने एक कमिटमेंट की थी वो तो कुछ गायब ही हो गई है। वो अब सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के इस फैसले को, जिसके ऊपर बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे तनकीद की आवाज़ आ रही है। ख़ास तौर पे जो इत्तेहादी ही हम कहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत को भी चला रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी तनकीद की है इस मामले पे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो हुकूमती वुज़रा आजकल ज़िक्र कर रहे हैं रऊफ़ हसन साहब के हवाले से कि उनके जो एक गठजोड़ सामने आ गया है किसी भारतीय सहाफ़ी के साथ। कॉन्वर्सेशंस भी जो व्हाट्सएप की हैं वो भी इधर उधर से हम लोगों के सामने आई हैं, और जो वुज़रा है वो भी आके बोले हैं कि किस तरह ये पता चल गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क दुश्मन है, क्योंकि रऊफ़ हसन साहब के कोई व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आ गए एक भारतीय सहाफ़ी के साथ। फिर जनरल फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल की इतलात है, उस पर भी अमूमन तारीख़ में तो हमने यही देखा है कि जब भी कोई कोर्ट मार्शल होता है तो उसके जो सारे फैसले होते हैं वो इंस्टीट्यूशन में होते हैं और एंड में एक सिर्फ इतला आ जाती है। मगर इस दफ़े तो लग रहा है कि ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है इस सारे मामले की वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के पास है या बाकी वुज़रा के पास है, जो वो बताते जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए ये भी वाज़े कर दिया है कि जो जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल है उसकी वजह से उनको ये ख़दशा है कि फैज़ हमीद साहब से कोई बयान दिलवा कर इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाया जाएगा। शेर अफजल मरवत साहब लास्ट इशू जिस पे बात करेंगे, उनकी एक दबंग एंट्री हुई है बैक इनटू पॉलिटिक्स या टेलीविज़न टॉक शोज़। उनकी इमरान खान साहब से सुलह हो गई है, इसलिए अब ही इज़ बैक ऑन द टॉक शो सर्किट। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बिलाल अजहर कयानी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। सर बिलाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि ये हमें तो वज़ीर आज़म साहब ने बिजली की कीमतों पे कोई खुशखबरी देनी थी, तो खुशखबरी तो सिर्फ पंजाब के लिए आ गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि इस माली साल के आगाज़ में 0 से 200 यूनिट तक के जो सारिफीन थे उसके लिए उनके लिए 3 माह के लिए, ताकि उनके टैरिफ में कोई इंक्रीज स्टोरी ना दसो, मगर दिस इज पार्ट ऑफ पहले मैं वो उस पे भी मैं आता हूँ, मगर पहले ये बताना ज़रूरी है कि 0 से 200 यूनिट तक के सारिफीन जो पूरे पाकिस्तान के 86% घरेलू सारिफीन बनते हैं, उनको जो मौजूदा रियायती नर्ख मिल रहे थे ताकि वो बरकरार रहें, इजाफा ना आए, उसके लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए 3 माह के लिए। ऑन टॉप ऑफ दिस रिसेंटली अभी नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने जो अनाउंसमेंट की, वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की उसके हवाले से आज पावर मिनिस्टर, बट डू अलाउ मी कि मैं जो क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है पंजाब के हवाले से वो मैं वाजे करूंगा, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी, बिल्कुल देयर आर 2 थिंग्स। एक जो इमीडिएट टैरिफ के हवाले से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उसके ऊपर भी हुकूमत, वफाकी हुकूमत काम कर रही है,
اور اس کا حوالہ آج پاور منسٹر نے بھی دیا اس تقریر کا تقریر میں جس کا آپ نے ذکر کیا. اس کے علاوہ جو میڈیم لانگ ٹرم میجرز ہیں جس میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی نجکاری بھی شامل ہے, ٹرانسمیشن نظام کی ریفارمز بھی شامل ہیں, وہ علیحدہ ہیں. مگر ٹیرف کے اندر جو بھی بہتری امیڈیٹلی آ سکتی ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور یقیناً اس کو آئی ایم ایف کے پروگرام کے زمرے میں دیکھ کے ہی ایک سولوشن نکالنی ہوگی. تو یعنی کہ کیونکہ آپ لوگ کام بہت زیادہ کر رہے ہیں تو اس لیے وزیر اعظم صاحب نے وہ ذکر کیا تھا اپنی تقریر میں. نہیں دیکھیے, نہیں, پرائم منسٹر صاحب نے یہی کہا تھا کہ اسی چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کام جاری ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ پنجاب حکومت نے فرام دیئر اون فنڈز انہوں نے 45 ارب روپے مختص کر کے وہ صارفین جو 200 سے 500 یونٹ تک کے پنجاب کے گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے 2 مہینے کے لیے 14 روپے فی یونٹ کے ریلیف اناؤنس کیا جی. ٹھیک ہے سر, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سارا پنجاب حکومت کا انیشیٹو ہے تو آپ کے اتحادی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی وہ کیوں اتنی تنقید؟ بہت اچھا سوال ہے. یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا دے آر ٹرائنگ ٹو پلے پالیٹکس آن اٹ. نہیں, چیز بڑی واضح تھی جی. آئی تھنک فرام ڈے ون اناؤنسمنٹ بڑی واضح تھی. یا تو لوگ سنے پڑھے سمجھے بغیر آ کے ریاکشن دے دیتے ہیں which is unfortunate, یا اگر کوئی جان بوجھ کے اس پہ سیاست کر رہا ہے تو یہ بھی انفارچونیٹ ہے. ان اینی کیس آئی وڈ جسٹ سے کہ پنجاب نے اپنے فنڈز میں سے پیسے پنجاب کے صارفین کے بلوں کے 200 سے 500 یونٹ تک کے صارفین کے لیے 14 روپے کی حد تک انہوں نے کہا کہ ہم ادا کریں گے. اس سٹیپ کو اٹھانے سے کسی اور صوبے کو کوئی نہیں روک رہا. یہ ایک بلو پرنٹ ہے. کرٹیسزم ہو رہا ہے, میں یہی تو سمجھنے کی کوشش کر نہیں, اٹ کمپلیٹلی ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. آپ کو کوئی بھی نہیں روک رہا کہ آپ یہ قدم اٹھائیں. بالکل یہی میکنزم استعمال ہو سکتا ہے. سندھ کی حکومت کہے کہ جی 200 سے 500 یونٹ تک کے ہمارے اتنے صارفین بنتے ہیں, اس کی اتنی کیلکولیشن بنتی ہے, ہم اپنے فنڈز میں سے ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے اے ڈی پی میں سے یہ پیسے نکالتے ہیں اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے حوالے کر دیں, جس طرح پنجاب حکومت کر رہی ہے. خیبر پختونخوا گورنمنٹ کین ڈو دا سیم, بلوچستان گورنمنٹ کین ڈو دا سیم. آئی ہوپ کہ دے کنسیڈر ریپلیکیٹنگ دس میجر رادر دین دس انوارنٹڈ کرٹیسزم which we have seen over the last 2 days. صحیح. زبیر صاحب, سر عمران خان صاحب کافی میرے خیال میں اب روز ہی تقریباً وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل چلا جائے گا. گھبرائے ہوئے ہیں آپ لوگ, بہت خبریں آ رہی ہیں سر کہ پارٹی میں کافی گھبراہٹ ہے جب سے جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کی خبر آئی ہے. آپ لوگ اوپر سے تو نہیں مانتے بٹ نہیں, دیکھیں گھبراہٹ کس چیز کی, دیکھیں جو پارٹی نے نہیں فیس کیا, آپ دیکھیں 8 اپریل آن ورڈ جو تحریک انصاف نے فیس کیا کیا وہ اس سے برا تھا. اب تو یہ ہے کہ خان کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل بھی ڈینائی کر رہے ہیں, حالانکہ فیئر ٹرائل تو ابھی بھی نہیں دیا. سائفر کا دیکھ لیں, آج تک کسی پولیٹیکل لیڈر کا جیل ٹرائل نہیں ہوا. نارمل کیسز جو بنائے گئے, جیل ٹرائل اس لیے کیے جا رہے کہ خان کو کہیں باہر پبلک کی ایکسیس نہ ملے, خان کہیں پبلک کو نہ نظر آئے. باقی تمام لیڈران چاہے جس بھی کیسز میں, ان کے میرٹ کی نہیں میں بات کرتا, جس طرح بھی آتے رہے عدالتوں میں کیسز فیس کیے. خان کو آپ نے اڈیالہ میں سال سے اوپر ہوا ہے, لاک کیا ہوا ہے, خالی کہ باہر کی پرسیپشن, باہر لوگ جھلک نہ دیکھ لیں. اب دیکھ رہے ہیں جب وہ کیسز بھی کھڑے نہیں ہو رہے, ہائی کورٹ میں ایکویٹلز پہ ایکویٹل ہوئی جا رہی ہیں یا سینٹنسز سسپینڈ ہوئی جا رہی ہیں, تو ایک نئی شاید سوچی جا رہی ہے پلاننگ. میں پلاننگ ہی کہہ سکوں کیونکہ ابھی مفروضوں پہ کوئی آئی ایس پی آر یا کسی کی طرف سے تو ایسی کوئی چیز آئی نہیں. تو جو پلس سے یہی فیل ہوتا ہے کہ جی نارمل کورٹ سے تو خان سزا نہیں ہوتا, سٹینڈ نہیں کرتا, تو اب یہی کورس بچا ہے. اور میرے خیال سے اگر ایسا کورس ہوا تو یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. نہیں تو آپ کے خیال میں یہ ابھی مفروضے ہی ہیں؟ میں تو ابھی تک مفروض ہے سمجھتا ہوں, کیونکہ دیکھیں بٹ وہ خود ذکر کر رہے ہیں سر کہ ملٹری کورٹس میں ان کا معاملہ لے کے جایا جائے گا, اور فیض حمید صاحب کی خان صاحب نے تو خود یہ مہینہ پہلے فیض حمید صاحب کی گرفتاری سے پہلے یہ بات کی ہوئی, یہ آن ریکارڈ ہے. اور خان صاحب کو تھا کیونکہ 9 مئی کے کیسز سسٹین, آج بھی دیکھیں آج بشرا بی بی کے 12 کیسز میں جج صاحب نے انہیں بری کر دیا نا. دیکھیں نارمل کورٹس میں یہ کیسز ان کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے, چل ہی نہیں سکتے, یہ بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. اور الٹیمیٹ انہیں ایک جگہ جو نظر آ رہی ہے کہ سویلین کو کسی طرح سے ملٹری کورٹ سے سزا دلوائی جائے, کیونکہ نہ وہاں کوئی ایویڈنس کا سٹینڈرڈ ہے, نہ کچھ ہے, نہ وکلا کا ایکسیس ہے, نہ کچھ ہے. ایک آرڈر آ کے اگلے نے پڑھ دینا ہے اور اس طرح سے سزا کر دیں. حالانکہ یہ سزائیں اس طرح سے پولیٹیکل لیڈر سے دینے سے نہ پولیٹیکل لیڈرز کے کیریئر ختم ہوتے ہیں نہ جماعتیں ختم ہوتی ہیں. سر یہ تو ہے مطلب کہ, اور حکومت سے ہی اس کا ہم سوال پوچھ سکتے ہیں اور تو ہم کسی سے پوچھ نہیں سکتے کہ the moment the cases come to the higher courts, ابھی تک تو سر کوئی ایک کیس بھی نہیں کھڑا ہو سکا. کیوں آپ لوگوں نے اتنی سخت شرائط لگائی ہوئی ہیں, جیل میں ٹرائل, لوگوں کا آنا جانا بند, دیکھیے یہ تو معاملہ ادھر کبھی ادھر, خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. دیکھیے عارفہ صاحبہ بات یہ ہے کہ دس از اے گڈ کوسچن فار دی جوڈیشری. اب جہاں تک آپ نے پہلے میں جو آپ نے کہا, نہیں جوڈیشری کی بات نہ کریں نا کیوں نہ کریں جی,
केस सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल ना वो प्रोसिक्यूशन की कमजोरी होती है और प्रोसिक्यूशन कम्स अंडर द गवर्नमेंट। चले ठीक है, देखिए बात अगर प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है तो वो भी दूर होनी चाहिए। बात ये है कि 9 मई को चाहिए, थोड़ी जिम्मेवारी है सर। बी दैट एज इट में 9 मई को जराइम हुए, संगीन जराइम हुए। आप यूके की राइट्स की मिसाल लें, अभी 31 जुलाई या 1 अगस्त को नेक्स्ट डे द प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर सामने उन्होंने कहा जी अरेस्ट विल फॉलो, सेंटेंसेस विल फॉलो, कन्विक्शंस विल फॉलो। एक हफ्ते के अंदर अंदर 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 32 से ज्यादा लोग हफ्ते के अंदर अंदर 1-2 दिन की ट्रायल्स के अंदर 2-2, 3-3 साल की सेंटेंसेस हुई। मगर देखिए यहाँ पे हफ्ते के अंदर सर तो आप ही तो वजीर आजम आपके थे, साल गुजर, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, नहीं मेरी गुजारिश सुन लीजिए। यहाँ पे हमने देखा है कि प्रोसिक्यूशन का जहाँ पे इतने ब्लैक एंड व्हाइट केसेस हों, इमरान खान साहब खुद एतराफ करें मैंने 9 मई की कॉल दी थी, इनके सियासी लोग सामने आपको वीडियोस में नजर आए लोगों को लीड करते हुए। सर अब आप यू आर डिफ्लेक्टिंग ना। नो आई एम नॉट एट ऑल, दीस आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। सर आपने कहा कि आपने मुझे बर्तानिया का एग्जांपल दिया, जी जी, नए उनके जो जिनका खान साहब शौक से देते हैं, जिसका खान साहब भी शौक से देते हैं। आपने कहा हफ्ते में उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कर दिया, तो सर फिर मैं तो आपके ही वजीर आजम से पूछूंगी ना। डिफरेंस इन द जुडिशरी इज इन द जुडिशरी, बिल्कुल बिल्कुल। सर प्रोसिक्यूशन का काम होता है वजीर, आपने खुद मुझे नहीं देखिए, आप अगर एक कोर्ट में एक केस को प्रिसाइड कर रहे हैं और आपको पता है कि एक शख्स कहता है मैंने 9 मई की कॉल दी, उस दिन ये सारी तोड़फोड़ और तबाही हुई, फिर उसी जमात के लोगों की वीडियोस आपके सामने पड़ी नहीं है कि उन लोग लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, कॉल देते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं GHQ चलो, कोर कमांडर हाउस चलो, पूरे मुल्क के कोने कोने में एक ही जमात के लोग उसी के दुपट्टे पहन के, उसी के झंडे लहरा के जगह जगह तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या और मजीद किस चीज की जरूरत है? आप ये कहने की कोशिश करें कि सारी जुडिशरी जो है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, लेट मी कंप्लीट, सुप्रीम कोर्ट, वो अगर बेल दे रहे हैं या किसी को क्विट कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जुडिशरी को मालूम नहीं है और उन्होंने मेरा ख्याल है जी देखिए, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग सर, बिकॉज़ आप कह रहे हैं कि आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है और आप मगर आके आपके मिनिस्टर जो आके वो तकरीरें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हमें 9 मई के बारे में बताते हैं, मगर अगर क्विट हो गए तो सारी जिम्मेदारी जो है वो मैं तो आपके सामने ये कह रहा हूँ जी कि कोई भी शख्स इस बात का, आपने कहा आंखें बंद की हुई है, मुझे बताए ना, अभी आपने कहा ना सर कि आंखें बंद, सर नहीं मुझे इसी का बताइए कि आंखें किसने बंद की? जुडिशरी ने। देखिए जुडिशरी हैज द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी, देखिए द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी जो फॉर सच ए सीरियस क्राइम कि उसमें लोगों को कन्विक्शंस हों, वो जुडिशरी की एट द एंड ऑफ द डे। केसेस आर इन कोर्ट, दिस इज आल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द जुडिशरीज परफॉर्मेंस। मैं बिल्कुल जी हरगिज कोई मुकद्दस गाय नहीं है, हम अगर सियासतदान है, क्या कोई मिलिट्री है, कोई सियासतदान है, कोई जुडिशरी है, एवरीवन इज अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। हर किसी ने अपने हिस्से का उठाना होता है। खान साहब ने अपने भी इंटरव्यूज में यही कहा, जैसा ये आज लंदन की एग्जांपल दे रहे हैं, खान साहब ने उससे पहले कैपिटल हिल की एग्जांपल दी थी कि कैपिटल हिल में भी वाकया हुआ और बंदे सजा हुए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फुटेजेस ले आए, वो फुटेजेस खाली टीवी पे नहीं दिखानी, वो अदालत में भी पेश करनी है। वो किसने देनी है? प्रोसिक्यूशन ने देनी है। प्रोसिक्यूशन किसके अंडर है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर है। और फिर उनके लिए और भी आसानी पैदा की कि आपने नेट और वाइडर करना, आप जुडिशल प्रोब करा लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गवर्नमेंट क्यों शाये कर रही है? देखें हर चीज़ पे छोटी छोटी पे तो बात पे कमीशन बना देते हैं जहाँ इन्हें सूट करता है। ऑडियो लीक्स की बात आई, ठीक है ना, कि जो लिया को अंडर प्रेशर करना है, फॉरेन कमीशन बन गया। इस पे क्यों नहीं बनाते? साल से ज्यादा क्यों नहीं बनाते? वेरी क्विकली सर, मैंने अगला सवाल नहीं, द मैटर इज इन द कोर्ट्स। खान साहब का बयान आपको और मुझे पता है कि खान साहब कह रहे हैं मैंने कॉल दी है। डज द जज नॉट नो दिस? हसान नियाजी की वीडियो है कि वो वर्दी इस तरह लहरा रहे हैं, उसकी हसान नियाजी तो मिलिट्री कस्टडी में है ना, उस बेचारे को तो नहीं देखिए, तो ही शुड बी कन्विक्टेड फॉर दैट, ही शुड बी। तो फिर ये आप पूछ लेना अपनी फौज से, मुझे क्यों नहीं आपकी भी फौज है, या तो कहते हैं कि हमारी फौज है। आप जो कह रहे हैं आई एम टेलिंग यू, नहीं आई एम सेइंग वहां तो जुडिशरी का कसूर नहीं है ना। चले हसान नियाजी वो जुडिशरी का तो कसूर नहीं है ना, मिलिट्री कस्टडी। whoever is conducting that case he should be convicted। whoever हो गया, नहीं बिल्कुल सही बात है, मतलब सबकी जिम्मेदारी है। आप उसको तनकीदी समझ लें, आप अपने ऊपर आप ये भी कह दीजिए, बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी हुकूमत के ऊपर, बिल्कुल मैं कहता हूं प्रोसिक्यूशन ने अगर इमरान खान साहब का बयान अभी तक एतराफ का नहीं पेश किया तो करना चाहिए, किया तो नालायकी है। अगर हसान नियाजी की वीडियो और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की वीडियो और शरियार रफीदी की वीडियोस जहां पे वो लोगों को लीड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस चलो, GHQ लेके जाओ, अगर वो नहीं जमा कराई तो वो वीडियोस जो सबके पास पब्लिक में आम है फोन पे जमा करानी चाहिए और उसकी बुनियाद के ऊपर कन्विक्शंस होनी चाहिए। जैक ब्रांच देख रही है तो सर मुझे बताएं कि जो फिर अगर ये जो जुडिशरी का ही सारी जिम्मेदारी है और प्रोसिक्यूशन की है, तो फिर जो अता तारड़ साहब ने हमें इतनी तकरीर करके सुनाई रऊफ हसन साहब पे, वो क्या है? वो तो इजाफी है, वो तो माशाल्लाह इनके
कांस्टेंट प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, चाहे वो यूएस में लॉबिंग हो, चाहे वो बाहर से सोशल मीडिया के सेल्स एक्टिव करना हो, चाहे वो फंडिंग करनी हो। जितना सफर किया है फ्रॉम दिस मोदी का यार और वो सारा, अब आप सर वही कर रहे हैं किसी और के खिलाफ? आप मुझे ये बताइए कोई और क्या? दिस पार्टी पीटीआई हैज अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सच प्रोपेगेंडा फ्रॉम अब्रॉड। क्या नहीं, बिल्कुल। व्हाट इज द प्रोपेगेंडा व्हिच रऊफ? अच्छा चलिए, लेट मी गिव मी अलाउ मी। एक दिन कहते हैं खान साहब कि खान साहब नहीं सर, नहीं खान साहब यार, पीटीआई क्यों? रऊफ हसन इज व्हाट? नहीं सर, मैं तो कह रही हूँ रऊफ हसन साहब का। आई एम सॉरी, आई कांट से एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मी टू से। आई विल आंसर द क्वेश्चन द वे आई वांट। आई विल डू दिस। मैं तो खान साहब तो जेल में ही है। आपने कहा कि किसी और पे। अच्छा उमर साहब आप ही बात करें, ये तो सुई अटक गई है खान साहब पे। एक जर्नलिस्टिक कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, ऑल अक्रॉस हो जाते हैं। अगर आप उसको नेशनैलिटी बेस करके उस तरह से करने लग जाएं तो जर्नलिस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह फुलफिल करेंगे? आपने जिस तरह उस तरह बात की, वरना कनेक्शन ड्रॉ करने लग जाएं तो हम जिंदाल की बातें करने लग जाएं कि किन के ताल्लुकात हैं। और आज भी जब किया था बहुत गलत और बात आज ऑन रिकॉर्ड ये देख लें, ये हम नहीं होंगे, ये होंगे जो इंडिया के साथ ट्रेड ओपन। आई कैन ओनली रिस्पॉन्ड ऑन द वे आई नो हाउ, बट इफ यू अलाउ मी आई विल डू दैट। हम रऊफ हसन साहब की बात करें ना, इमरान खान। देखिए, रऊफ हसन साहब ने अगर किसी भी शख्स को मुल्क के बाहर फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कंटिन्यू करने के लिए जो पीटीआई का एक तरीकाकार रहा है, अगर किसी को भी मवाद भेजा है तो वो गलत है, इसकी तनकीद होगी। करण थापर से को कौन सा मवाद? मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है, बट इफ दैट इज द केस देन यस इट इज। बट दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि वो एक इंडियन सहाफी हैं, उनसे वो रऊफ हसन साहब बात कर रहे हैं। बात तो अगर कल को कोई इंडियन पॉलिटिशियन मेरे से बात करता है, मैं पाकिस्तानी ट्विटर पे जर्नलिस्ट कहीं उनसे कनेक्टेड बात, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर तो बात तक महदूद है तो मुख्तलिफ मामला है, मगर अगर आपको तफसील नहीं मेरे इल्म में नहीं है जी, बट इफ बियॉन्ड दैट ही हैज अगेन डन व्हाट पीटीआई हैज डन कंसिस्टेंटली इन द पास्ट, वेयर दे गो टू यूएस, पहले कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, फिर उधर जाके लॉबिंग भी करते हैं, फिर उधर जाके पैसे भी लगाते हैं, फिर उधर जाके हर किस्म का प्रोपेगेंडा भी करते हैं, शहीदों के ऊपर भी आप सियासत करते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं, आर्मी चीफ और आर्मी और जवानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर बाद में आके आप कहते हैं कि फौज के साथ पीएमएल लड़वा रही है, और फिर कहते हैं फौज मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा मुकर्रर कर दे। उमर साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखें ओवरऑल, अब देखें ये एब्सोल्युटली नॉट चीज़ें कह रहे। देखें 8 अप्रैल की आप सारी स्टोरी उठा के देख लें, जो हुआ है वो क्यों पीटीआई की गवर्नमेंट गई है इमरान खान की, क्या उस पर भी खान साहब ने कहा कमीशन बनाए, आज तक नहीं बना। हुआ क्या, साइफर आ रहा है। साइफर किस लिए आया कि जो पाकिस्तान में ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी थी, जो बंदे तोड़ने वाली, खाली उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए साइफर भेजा गया। और वो किसके लिए भेजा गया? वो सिटिंग गवर्नमेंट के लिए नहीं था, वो सीधा मैसेज था उस वक्त के जनरल बाजवा के लिए कि गवर्नमेंट को डिसलॉज किया जाए। और वजह क्या थी कि एक आपका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर के ब्लेम किया जा रहा था कि उसका रशिया का ट्रिप उसकी अपनी डिसीजन है, उसका स्टैंड अलोन डिसीजन है, और उस पे वो पीनलाइज किया। हम वक्त को समझ नहीं रहे, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। देखें पावर सेंटर वेस्ट से निकल के ईस्ट की तरफ आ रहा है और हम अभी भी वेस्ट में फंसे हुए हैं, और अमेरिका हमें हिलने नहीं दे रहा, और हम काफ़ी लेट हो जाएंगे जिस वक्त हम ना उस कश्ती के रहेंगे ना इस कश्ती के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आज लेते एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक, और फिर हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके अंदरूनी इख्तलाफात का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो एक ऐसी जमात है कि वो हुकूमत में हो या मुखालफत में, अपोजिशन में, उसके जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, लोगों की आपस में मसाइल हैं, वो कभी ख़त्म होते नहीं हैं। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इस वक्त खैबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ हुकूमत है, मगर जो इख्तलाफात हैं मुख्तलिफ लोगों के वो बहुत शदीद होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जब इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुलाकातें ज़रा मुश्किल हैं क्योंकि वो जेल में हैं। अभी पिछले दिनों में भी यही इत्तला आई कि जो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर हैं बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, शकील खान, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उस इस्तीफ़े पे गंडापुर साहब जो वज़ीर आला है, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब को इसमें लूप पे रखा गया था। जो गुड गवर्नेंस की कमेटी है उसमें ये कंसेंसस से फैसला हुआ था, मगर मीडिया में ये भी रिपोर्ट सामने आई कि कोई व्हाट्सएप
व्हाट्स एप ग्रुप में शकील खान साहब और वज़ीर आला जो हैं उनके दरमियान शदीद तल्ख़ कलामी हुई, एक दूसरे पे उन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए। शकील खान साहब ने वज़ीर आला को बाइख्तियार ना होने का ताना भी दिया और इसी मौके पे इसी एक्सचेंज में शकील खान साहब ने अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया। ये जो है इसके बाद जो जुनेद अकबर ख़ान हैं MNA हैं और आतिफ खान साहब हैं MNA हैं, इन्होंने भी शकील खान साहब के हक़ में बयानात दिए और जुनेद अकबर ख़ान साहब ने जो एक वो फोकल पर्सन बने हुए थे, पोजीशन थी उनके पास खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, उन्होंने वहाँ से भी इस्तीफ़ा दे दिया। बैरिस्टर सैफ जो मुशीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि ये सारी जो कार्रवाई हुई थी शकील खान साहब के ख़िलाफ़ ये करप्शन की वजह से हुई थी और इसकी वजह से ये फ़ैसला किया गया था। और अब इत्तलात आ रही है कि इमरान खान साहब ने असद कैसर साहब और आतिफ खान साहब को बुलाया भी है मीटिंग के लिए अडियाला, ताकि इस सारे मसले पर कोई फ़ैसला किया जाए। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अजीज़ मलिक साहब, रेजिडेंट एडिटर हैं जंग अखबार पेशावर, और हमें ज्वाइन किया इरफान खान साहब ने, ये सहाफ़ी हैं, ये भी पेशावर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अरशद अजीज़ साहब, सर बताएं क्या मामला है ये जो शकील खान साहब की इस्तीफ़े का? सियासी जमातों में इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ना वो इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। दड़ेबंदियाँ और ग्रुपिंग जो है यहाँ पे आज से नहीं है, बल्कि ये काफ़ी टाइम से हैं इसके अंदर। और जब भी हमने देखा है कि परवेज़ खटक का हुकूमत में थे, महमूद खान वज़ीर आला थे, उस वक्त भी आतिफ ग्रुप की ये कोशिश थी कि किस तरीके से आतिफ खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाए, लेकिन वो नहीं बन सके। इस वक्त बदकिस्मती उनकी ये रही कि इस वक्त उनको टिकट ही नहीं मिला सूबाई असम्बली का, और वो मरकज़ में चले गए। यहाँ पे जो उनके वज़रा हैं, कुछ लोग उनके हैं, कुछ असद कैसर का भाई भी है, इसी तरह लोगों के भाई हैं, शाहराम का भाई भी यहाँ पे सूबाई वज़ीर है। तो ये इनके अंदर जो इख्तिलाफात थे वो बढ़ते रहे। ये जो रिसेंट वाक़या हुआ उसमें जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो यहाँ शकील खान साहब CNW के वज़ीर थे, वो चाहते थे कि उनकी पसंद का सेक्रेटरी तैनात हो CNW का। वज़ीर आला साहब उस पर राज़ी नहीं हुए और वज़ीर आला साहब ने अपनी पसंद का जो सेक्रेटरी था वो तैनात कर दिया। अब सेक्रेटरी और मिनिस्टर के दरमियान भी मामला सही नहीं चल रहे थे और बाद में उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। शकील खान जब इमरान खान से मिलने गए तो उन्होंने जाके वहाँ पे शिकायत लगाई कि जो मेरा सेक्रेटरी है वो कमीशन ले रहा है, करप्शन कर रहा है। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये बन गई कि जब अब इमरान खान की शख्सियत बड़ी कम्प्लेक्स है, उन्होंने कहा कि आप जाएँ और जाके मीडिया पर पेशावर प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जो जो बातें आपने सुनी हैं, जो बातें हुई हैं, वो आप सबके सामने पेश कर दें। वो बड़े खुश यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि जी मुझे इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आप जाके मॉनिटरिंग भी करें और मुझे रिपोर्ट्स दिया करें, तो लिहाजा मैं अब उनको हर किस्म की रिपोर्ट्स दूँगा। इस दौरान में ये हुआ कि अली अमीन जो हैं वो मिलने चले गए वज़ीर आला अपना इमरान खान को। जब वज़ीर आला और इमरान खान की मुलाकात होती है तो वज़ीर आला उन्हें कुछ शवाहिद दिखाते हैं, कोई सबूत हैं। जो सबूत उनको दिखाए जाते हैं उसके अंदर एक तो इस किस्म के बयानात हैं जिसमें कहा जाता है कि जी मुझे 5 करोड़ रुपया दें। एक चेक बुक के पेज की तस्वीर होती है और वही जब कमेटी यहाँ बनती है गुड गवर्नेंस की, तो उस कमेटी के पास भी यही शवाहिद थे। फिर जब कमेटी बन जाती है और शकील खान कमेटी में आते हैं तो उनको दिखाया जाता है कि जी आपने डिमांड की थी 5 करोड़ रुपए और साथ में उन्हें बताया जाता है कि आपने कहा था कि इस अकाउंट में पैसे भिजवाने हैं। फिर उस चेक बुक की जो तस्वीर है वो भी दिखाई जाती है कि आपने कहा था कि इस अकाउंट में आपने 5 करोड़ भेजने हैं। तो वो शवाहिद जब उनको दिखाए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि जी आप इसका जवाब दें। वो कोई जवाब नहीं दे पाते और बाहर मीडिया में उनका ये था कि जी मैं तो चेक कर रहा था अपने सेक्रेटरी को, क्या वो कमीशन ले रहे हैं या रिश्वत ले रहे हैं या नहीं। उस पर उसके बाद ऐसा हुआ, कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई उसमें उनको ज़िम्मेदार करार दिया। कुछ भर्तियां भी थी जिन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम था शकील खान पर। उस कमेटी की रिपोर्ट पर 15 अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ इरफान साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ, देन वील टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। जी इरफान साहब, आपने सुनी अरशद साहब की गुफ्तगू। सर आप भी आई मीन यू आर प्रिवी टू द सेम फैक्ट्स, आपके पास भी यही तफसील है कि इसी तरह वाक़यात हुए?
بہت شکریہ میم. یہ کہانی اتنی مختصر اور اتنی سادہ نہیں ہے جتنی کہ بتائی جا رہی ہیں یا جتنا کہ حکومتی سائڈ سے بتایا جا رہا ہے. ابتدا میں یہ ہوا کہ جو گڈ گورننس کے نام پہ ایک کمیٹی بنائی گئی عمران خان صاحب کے کہنے پہ, تو اس کمیٹی میں 3 ممبرز تھے. ایک ممتاز قانون دان قاضی انور صاحب تھے, دوسرا سابق گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان صاحب تھے, اور تیسرا نام مالاکنڈ سے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر صاحب تھے. بعد میں یہ ہوا 1-2 دن بعد کہ وزیر اعلیٰ اور ان کی جو ٹیم تھی, انہوں نے مالاکنڈ سے جو رکن قومی اسمبلی تھے جنید اکبر صاحب, ان کو ہٹایا اور ان کی جگہ وزیر اعلیٰ کا جو اس وقت اینٹی کرپشن کے معاون خصوصی ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب, ان کو شامل کیا. وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ بیسیکلی جو یہ کمیٹی بنائی گئی ہے, یہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کی ان کی کمیٹی ہو اور وہ ان کمیٹی کو کہیں اور وہ کمیٹی ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں. تو جنید اکبر کو اس لیے ہٹایا گیا. جنید اکبر کا نام اڈیالہ جیل سے آیا تھا اور پارٹی چیئرمین نے ان کا نام تجویز کیا تھا. ایک تو یہ کہانی ہو گئی. دوسرا اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہانی 7 ارب روپے کی تھی کہ یہاں پر جو کنٹریکٹرز تھے ان کے کوئی 7 ارب روپے کی لائبلٹیز تھیں اور گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ ان کو وہ پیسے دیے جائیں, اور کہا جا رہا ہے کہ اس 7 ارب روپے میں 77 کروڑ روپے کا کمیشن لیا گیا ہے. لیکن آج ابھی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ابھی ہمارے پاس آج نئی ایک خبر آئی ہے, وہ 7 ارب نہیں, وہ کہانی 17 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے. اور اس 17 ارب روپے میں 10 ارب روپے 70 کروڑ کا ایک کنٹریکٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر امیر مقام صاحب کے صاحبزادے کی کمپنی, کنسٹرکشن کمپنی, ان کو دیا گیا ہے. اس کمپنی کے حوالے سے شکیل خان صاحب نے مئی 2024 میں تحقیقات کی آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کنٹریکٹ جو ان کو دیا گیا ہے کس طریقے سے دیا گیا ہے, آپ اس کی انکوائری کریں. ڈپارٹمنٹ نے اس انکوائری کے پہ کچھ نہیں کیا, اور پھر شکیل خان نے دوبارہ انکوائری آرڈر کی کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ جو 6 ارب 6 کروڑ کا کنٹریکٹ 2019 میں اس اعتماد بلڈرز نامی کمپنی کو ایوارڈ کیا گیا تھا, 2-3 سال بعد اس کنٹریکٹ میں یہ 10 ارب 70 کروڑ روپے تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ آپ نے PC1 ریوائز کرتے رہے. اچھا, یہ کنٹریکٹ تھا کیا؟ یہ کنسٹرکشن کمپنی ہے اعتماد بلڈرز, اور یہ کیا کرتی ہیں؟ KP گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ 2019 میں ورلڈ بینک سے انہوں نے لون لیا, $100 ملین لون لیا. عرفان صاحب معاف کریے گا, میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں سر, اتنی تفصیل جو ہے اس طرح ذرا مشکل ہو جاتی ہے شو میں. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ڈپارٹمنٹ میں ہو رہی تھی اور شکیل خان صاحب نے اس کو روکنے کی کوشش کی. یس جی, وہ اصل میں انکوائری کرنا چاہ رہے تھے لیکن وزیر اعلیٰ کے بالکل ٹھیک. سر یہاں مجھے بریک لینا ہے, ہاں یہاں بریک لینا ہے, بریک کے بعد ہم بات جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں ارشد عزیز ملک صاحب سے اور عرفان خان صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں جو پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات ہیں خیبر پختونخوا حکومت کو لے کے. ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب عمران خان صاحب نے اسد قیصر صاحب اور عاطف خان صاحب کو بلایا ہے ملاقات کے لیے, کیا اسد قیصر صاحب اور عاطف خان صاحب واپس آ کے یہ مسئلہ کو حل کر پائیں گے؟ جی, جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ان کی شخصیت کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اگر ان کے پاس ایک وزیر شکایت لے کر گیا تھا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے آپ معاملے کو حل کر لیں, لیکن انہیں کہا گیا کہ پریس کانفرنس کریں جا کے. میری یہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ علی امین میرا کینڈیڈیٹ ہے, میں نے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے, لہٰذا سب جو ہیں اس کے ساتھ مل کے کام کریں. اور جب آپ دیکھیں گے اسد قیصر اور عاطف جب جیل جائیں گے ملاقات کے لیے, اور جب یہ لوگ واپس آئیں گے تو یہ بھی ایک پریس کانفرنس یا اسی طرح میڈیا ٹاک کریں گے. اس کے اندر یہی کہیں گے کہ جی عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور ہم پارٹی کے ساتھ ہیں. یہاں پہ علی امین چونکہ وزیر اعلیٰ ہیں جنہیں عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے, لہٰذا ہم عمران خان کا ہر حکم تسلیم کریں گے. تو یہاں پہ آ کے ایک ڈراپ سین ہو جائے گا, بالکل اور یہ لوگ اسی طرح چلتے رہیں گے. جی صحیح. جی عرفان صاحب, جو شکیل خان صاحب اور جنید اکبر کیا اس وقت آپ کے خیال میں سوچیں, کیا وہ بھی اب جا کے عمران خان صاحب سے دوبارہ ملاقات کریں گے؟ کیونکہ کلیئرلی جیسے آپ بتا رہے تھے ان کی their version of events is different, ان کی جو کہانی ہے یا ان کی جو شکایات ہیں وہ مختلف ہیں جو دوسری طرف سے ہمیں بتایا جا رہا ہے.
बिल्कुल मैम, ये शिकायत मुख्तलिफ हैं और जिस तरह अरशद साहब ने बात की कि जब शकील खान अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से मिले तो उन्होंने एक शिकायत ये भी लगाई थी कि जो वज़ीर आला के भाई हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं फैसल अमीन गंडापुर साहब, तो वो सरकारी उमूर में और सूबाई उमूर में मुदाखलत कर रहे हैं, वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो भी शिकायत लेकर गए थे। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन गंडापुर साहब और शकील खान के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था, एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे। सिर्फ करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लगाए गए थे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में शकील खान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गद्दार के अल्फाज भी उसके लिए इस्तेमाल किए थे। और उसी अल्फाज पे जो है सीएम साहब बड़े सख्त गुस्सा हैं, बरहम हैं, नाराज़ हैं। और बीच में कुछ लोगों ने कोशिश भी की कि आप इन अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, या आप वज़ीर आला साहब ने तो ये भी कहा है कि अगर वो माजरत कर लें, माफ़ी मांग लें तो चलो इस मामले को मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन शकील खान जो है वो अपने उस पर स्टैंड लिए हुए हैं। और शकील खान भी ज़ाहिर बात है, जिस तरह हमने बात की कि एक मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं पीटीआई में, और ये अब से नहीं है, कब से चले आ रहे हैं कि उनको भी कुछ अरकान कौमी असम्बली जिस तरह आतिफ हैं, शहराम तरक्की हैं, असद कैसर साहब हैं, जुनेद अकबर हैं, स्वात से सलीम उर रहमान हैं, और इस तरह दीगर उनकी भी हिमायत हासिल है। और अभी तो ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि जो केपी कैबिनेट के साथ साथ जो जहाँ पर MPAs हैं जिनको वजारतें नहीं मिली, उन्होंने भी उनसे राब्ते किए हैं। और जो इस वक्त कैबिनेट में 2-3 और वजीर हैं उसके हवाले तो इरफान साहब, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग एक महाज इकट्ठा बना रहे हैं सीएम केपी के खिलाफ? बताया तो ये जा रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये लोग उस हद तक जाएंगे। अगर पार्टी चेयरमैन उनको कह दें कि आप आराम से बैठ जाएं, और वज़ीर आला जिस तरह अरशद साहब ने कहा कि वो हमारा वज़ीर आला है, मेरा CM है, तो आप आराम से बैठ जाएं, तो ये सारे एक साइड पे बैठ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने जिस तरह आपको कहा है कि उसके लिए गद्दार के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो किस कंटेस्ट में इस्तेमाल किए गए हैं? अगर आपको याद हो तो वो एक अफ्तारी डिनर पे जहाँ पर हुई थी और जिसमें शकील खान ने शिरकत नहीं की थी, उस हवाले से उनके भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं पार्टी के हवाले से कि जो अली गंडापुर साहब। बिल्कुल ठीक। या मुझे सर अगर आप इजाज़त दें तो अरशद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। अरशद साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो महाज या जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं गंडापुर साहब के खिलाफ, ये कहीं कोई नो कॉन्फिडेंस मूव तक बात जा सकती है, या इमरान साहब को ये कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर को तब्दील करें? असल में देखें ना, अगर हम आज देखा गवर्नर साहब ने ये कहा है कि जी अली अमीन जो हैं वो असम्बली से एतमाद का वोट लें, क्योंकि वो अरकान की जो हमायत है वो खो चुके हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि महमूद खान यहाँ वज़ीर आला थे, और मैंने एक स्टोरी की थी कि आतिफ खान और इसके साथ शाहराम और इन लोगों ने एक बगावत कर दी थी, एक पार्टी के अंदर एक ग्रुप बना लिया था। आपको पता है अगले दिन ही इमरान खान ने जो है इन तीनों को पार्टी वजारत से भी ख़त्म कर दिया और कहा कि इनको डी-नोटिफाई कर दें। तो चंद दिनों बाद जब इमरान खान वापस आए पाकिस्तान तो उन्होंने इनको फिर बिठा दिया। तो मेरे ख्याल है इमरान खान की शख्सियत के सामने ये लोग नहीं बोल सकेंगे, और जैसे ये लोग जाएंगे वहाँ पे शिकायत हर पार्टी में होती हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि इमरान खान तक एक्सेस नहीं है लोगों का, तो ये आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। अगर इमरान खान ज़ाहिर है बाहर होंगे तो इतनी सूरत हाल ना होती। अलबत्ता अभी जब हम ये कहते हैं कि ग्रुप है, तो ग्रुप तो रहेंगे इसके अंदर। माजी से हम देख रहे हैं कि जब से PTI बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उनके लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।